पॉलिटिकल क्लास है मधुबनी का। अब मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ खाओ पकाओ लोग हैं। पैसा खिलाओ, खूब अय्याशी करो, चुनाव जीतो, उसके बाद उससे 5 गुना कमाओ। ये यहाँ का पॉलिटिक्स है। कोई भी ऐसा मेयर नहीं बना जिसने 6 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ खर्चा किया। जो सबसे एक्सपेंसिव किसी ने 10 करोड़ एक्सपेंस किया, वो 6ठे नंबर पर आया। ये बिहार का रिकॉर्ड। मैंने कहा कि मैं नॉन पॉलिटिकल कल्चर का हूँ, मेरी कोई ऐसी बीमारी लगी नहीं है खाओ पकाओ वाली, और मैं ऐसा कुछ सोचता 5 साल में अगर मैं अपने शहर को खूबसूरत बना पाया। जो अभी 8th 9th में लड़के पढ़ रहे हैं, वो जब 5 साल के बाद +2 पास करके ग्रेजुएशन में जाएं और उनका मन न करे बाहर शहर जाने का, उनको लगे कि नहीं मधुबनी बहुत खूबसूरत शहर है, आई विल बी सक्सेसफुल। मेरी जो सोच है वो तौर पर घर से घर जा रहा हूँ। ऐसे हाथ हिलाने वाला पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। 50 चमचे ढोल बजा के जा रहे हैं, नगाड़े पीट रहे हैं, और मैं ऐसे हाथ जोड़ करके जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आ गया, कहाँ का विष्णु भगवान, वो मैं मुझे पहला कैंडिडेट लगता है। 29-28 कैंडिडेट है, उसमें एक कैंडिडेट है जो जनता से पैसा मांग रहा है, जनता ने दिया। और आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब जो मधुबनी के नहीं है वो भी दे रहे हैं। अच्छा। एक अगेन आई विल कम, एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने मुझे 1001 रुपया दिया, और वो मधुबनी की नहीं है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रणधीर झा, जो कि नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि लगातार एक नाम शहर में इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि एक बेदाग छवि है, एक ऐसी छवि जिसके बारे में लोग चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक नया चेहरा है। लगातार जो लोग प्रत्याशी हैं उन्हें बहुत सारे लोग इस वजह से जानते हैं क्योंकि वो पूर्व में बहुत सारा काम कर रहे थे। रणधीर झा को कुछ लोग जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि इनका जो काम है वो इस तरह का काम है कि पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं वो इन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। और अब चूँकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में भी बहुत सारे लोगों के पास ये जा रहे हैं, और इनकी तस्वीरें देख करके ये लगता है कि ये इंसान कह सकते हैं कि मिट्टी में बैठ करके लोगों से बात करना जानता है, लोगों से बात करना चाहता है, और लोगोगों की मजबूरियों को अपनी मजबूरियों के साथ जोड़ करके उसकी मजबूरी को महसूस करना चाहता है। मेरे साथ रणधीर जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने क्या कुछ विज़न के साथ यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश की है, क्योंकि पूर्व में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इन्होंने पूर्व में भी कोई चुनाव लड़ा हो। अचानक से, चूँकि इनके बारे में बैकग्राउंड जहाँ तक लोगों को जानकारी है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पहले भी ये बहुत अच्छे नौकरी में थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। फिर ऐसे में इनको ऐसी कौन सी धुन सवार हुई कि ये मधुबनी पहुंचे और यहाँ नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए आगे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हिंदुस्तानी मीडिया देखने वाले जितने भी आपके दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, और मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, आदाब। रणधीर जी, क्या सोचा आपने? मधुबनी चूँकि पहले नगर परिषद था, अभी नगर निगम बना है, पहली दफ़ा चुनाव होना है, ऐसे में आप यहाँ पहुँचे हैं और आपके बारे में ये जानकारी है कि पूर्व में आप बहुत अच्छी नौकरी में थे, बहुत अच्छा पैसा था आपके पास। फिर ऐसे में आपको ऐसा क्या धुन सवार हो गया कि हम मधुबनी पहुंचेंगे और इस शहर को बदलेंगे, यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें घर दिलाएंगे, जिनके पास सड़कें नहीं हैं उनके घर तक सड़कें लेके जाएंगे। ऐसे में आपका जो विज़न है बहुत, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लगातार एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो नौजवान पीढ़ी है वो आपको पढ़ रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचा था आपने इस शहर को लेकर के, क्या कुछ सोचा है? नहीं, देखिए, 15-16 साल नौकरी करने के बाद, और उससे पहले 5-6 साल ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में पढ़ाई, मतलब एज ए स्टूडेंट यहाँ से गए थे एक बैग लेके। तो वो जो एक जर्नी थी 20-21 सालों की, जो मैं यहाँ से मधुबनी से दूर था। उससे पहले मैंने वॉटसन हाई स्कूल से 10th पास किया था, तो हूँ तो मैं यहीं का स्थानीय। तो एक ऐसा दौर था जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा रास्ते थे नहीं, मतलब एजुकेशन बिहार का अच्छा नहीं था, तो पढ़ने के लिए बाहर जाना था। फिर आप पढ़ने जाते हैं तो वहीं पे नौकरी करने लगते हैं, फिर वहीं पे आप काम करने लगते हैं। लेकिन आपका घर अपना तो अपना घर होता है। आप कितने भी खूबसूरत होटल में रहें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपको कोफ्त होने लगती है। तो नींद, जो सुकून की नींद है, वो आपको अपने बिस्तर पे जो आती है वो किसी 5 स्टार होटल पे आती नहीं है। तो एक वो वाला फैक्टर था। फिर हम लोग रिवर्स ये सोच, एक थॉट प्रोसेस आता था कि अगर आज के समय में, जबकि छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, तो और हम लोग जो है वो और रिवर्स पीछे ही जा रहे हैं। हम पर्टिकुलरली नॉर्थ बिहार और मधुबनी, दरभंगा की, अगर मिथिलांचल की बात करें तो हर आदमी तो देख रहा है कि पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहा है, राजनेता अच्छा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है।
लेकिन सामने तो किसी न किसी को आना पड़ेगा, लोग आगे आते हैं तभी काम होता है। जो भी पॉलिटिशियंस रहे हों उसमें कोई ना कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, तभी वो आगे आए। तो मैं सच पूछिए तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आऊँगा या राजनीति करूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर था कि यहाँ पे मैं यूथ को, पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो निकलते हैं 10th के बाद, वो डायरेक्शन लेस रहते हैं। तो जितना मैं टर्नओवर करता था, जितना मैं मेहनत करता था दूसरे कंपनी के लिए, दूसरे के मुनाफे के लिए, तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि उसका अगर 25-30% भी अगर मैं मधुबनी में कर लेता हूँ तो उसका रिटर्न होगा कि यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। तो फर्स्ट मोटिवेशन रिटर्न होने का ये था कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट करें। तो 2014 में का ऑब्जेक्टिव ये था। उसके बाद हम इस शहर में रहे, बहुत सारी बातें हुई, इकोनॉमिकली जो अलग अलग काम हुआ वो तो हुआ ही, आर्थिक स्थिति जो कोरोना हुआ, उससे पहले नोटबंदी थी, अलग अलग तरीके के अनुभव भी हम लोग देख ही रहे हैं। आप कुछ सोच के आते हैं, कुछ और हो जाता है। इस बीच में 2014 के बाद से अभी तक हम लोगों ने 2 विधानसभा का चुनाव देखा, ये दूसरा नगर निकाय का चुनाव है। और सामाजिक तौर पर अगर आप एक्टिव हैं तो समाज की समस्याएं देखते हैं। मधुबनी में हम लोग हैं एज अ सिटीज़न, तो एक नागरिक के तौर पर तो कुछ समस्याएं हैं, बहुत ही मेजर हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, सूअर घूमता रहता है, अब तो पीने के पानी की भी दिक्कतें होने लगी हैं। तो एक 50 साल पुराना जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी तक एक टाउन की हैसियत भी अगर नहीं रखता है, एक स्मॉल टाउन की भी हैसियत नहीं रखता है, तो ये चिंताजनक बात है। और ये कैसे होगा, वेराज गवर्नमेंट जो है वो अपना स्पेंडिंग कर ही रही है, बजट दे ही रही है, पैसा दे ही रही है। जितना पटना में है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ भी मिल रहा है। तो व्हाट इज इट, ऐसा क्या है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो मैंने जब गौर से देखा, समझ में आया मुझे कि यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी और स्थानीय लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मिल के किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। मधुबनी शहर का काम तो मधुबनी नगर निकाय का है, पहले परिषद था, अब निगम बन गया है। उससे परिषद से पहले म्यूनिसिपैलिटी थी, नगर पालिका थी। तो ये उनका ग्रोथ हुआ है, पहले नगर पालिका, परिषद और अब निगम बना है। तो स्थानीय जो राजनीति है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके पास अगर अपने लिए कोई 10 साल आगे का, 15 साल आगे का विजन डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो मधुबनी को कैसे देखना चाहते हैं 15 साल बाद, बदलते ज़माने के साथ, बढ़ती आबादी के साथ, बढ़ती ज़रूरतों के साथ। शहर को भी बढ़ना चाहिए, घर भी आपको बढ़ाना पड़ता है। घर में 2 कमरे होते हैं, 4 आदमी अगर हो जाएंगे, फिर भविष्य में आपको ऐसा जगह चाहिए कि उसमें ज़्यादा कमरे हों। तो वो विजनरी मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं। नगर निकाय का राजनीति तो इतनी शर्मनाक है। मतलब मैं वही बोला ना कि आवास योजना मिलता है तो यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के लोगों को आवास नहीं लेने देते हैं, नगर नाला तक साफ नहीं होता है। सो ऐसे करके वो फिर जब ये अनाउंसमेंट एज ए नीतिगत जब ये फैसला लिया सरकार ने कि मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पदों के लिए लोग ही चुनेंगे, आपस में वोटिंग पर नहीं होगा, तो हमारे जैसे लोग जो कि राजनीति में सामान्यतः इस लेन देन की राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते थे, हम लोगों ने सोचा, मेरी वाइफ ने, मेरी फैमिली ने, सबसे बात करने के बाद कि हाँ, दिस इज़ द इलेक्शन जहाँ पे मधुबनी के लोगों से हम अपना पॉपुलर सपोर्ट मांग सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ बेसिक बात बोल रहा हूँ कि सिटी यहाँ मर रही है और इस सिटी को जिंदा करने के लिए, अच्छा शहर बनाने के लिए क्यों आपको मुजफ्फरपुर वाटर पार्क जाएंगे, क्यों पटना जाएंगे एक सिंपल रिक्रिएशन के लिए। एक पार्क नहीं है, एक खेलने कूदने की कोई जगह, अब तो सिनेमा हॉल भी नहीं है इस शहर में। तो एक अब किस बात के लिए शहर, तो वही सोचा मैंने। विस्तारित क्षेत्र है, लंबा हो गया है, लोगों के पास अनुभव नहीं है। मेरा प्रोफेशनली सीनियर मैनेजमेंट का, मिडिल मैनेजमेंट से थोड़ा ऊपर का, मेरा 15-17 साल का अनुभव है। किस तरह का काम आप पूर्व में कर रहे थे? देखिए, मैं वैसे तो मेरा मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का मेन बैकग्राउंड है, लेकिन प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब जैसे कोई रोड बन रहा है, कोई पुल बन रहा है या कोई एक योजना है, तो वो एक निश्चित समय का एक प्रोजेक्ट है, उसके एक पैसे हैं, एक योजना है, उसको ज़मीन पर लागू करना है। तो अब प्राइवेट लोगों के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। चाहे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो प्री लॉन्च से लेके लॉन्च और उसके बाद उसके सक्सेस तक को मेजर करना है। सो मेथड एक ही है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे सरकारी हो। आप एक निश्चित लक्ष्य के लिए काम करते हैं, उसके लिए आपके पास संसाधन होता है, रिसोर्स होता है, टाइमलाइन होता है और डिलीवरी होती है, जिसको बाद में आप जज करते हैं कि आपने अच्छा काम किया या आपने बुरा काम किया। तो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सरकारी हो, काम करने का तरीका यही है। लेकिन वही मैंने बोला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप समझें प्रोजेक्ट में क्या होता है, वेंडर्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, जिसको यहाँ पे ठेकेदार कहते हैं। अब थर्ड पार्टी की क्या गुणवत्ता है, क्या कैपेबिलिटी है,
आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्षमता है। जैसे नगर निकाय की बात करें, अब मधुबनी नगर निकाय लंबी लंबी बात करती है, 200 करोड़ बजट। आप कभी ऑफिस गए हैं? आपने पता किया इसमें कितने लोग काम करते हैं? 15 लोग गिन के काम नहीं करते हैं। और ये 15 लोग ये नाला भी साफ करेगा, ये रोड भी बनाएगा, ये योजना भी करेगा, सब कुछ करेगा। स्टाफ कितना है भाई? 15। तो इनके कमिश्नर से कभी किसी ने पूछा कि सर 15-12 लोग में आप लोग इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना बड़ा टाउन का कर कैसे लेंगे? तो देन इट नीड्स क्रिएटिव सोल्यूशन। ऐसा आदमी जो लीड करे, फ्रंट से बताए कि चलो ऐसे नहीं, हम ऐसे काम करते हैं। यानी कि बहुत गैप है जो हमको दिखा कि लोग काम यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व से संभव नहीं है, जो पॉलिटिकल क्लास है मधुबनी का। अब मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ खाओ पकाओ लोग हैं। पैसा खिलाओ, खूब अय्याशी करो, चुनाव जीतो, उसके बाद उससे 5 गुना कमाओ। ये यहाँ का पॉलिटिक्स है। तो अभी आप बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं खाओ पकाओ वाले लोग हैं, तो आपको नहीं लगता है कि खाओ पकाओ वाले लोग अगर इतने दिन तक थे राजनीति में तो आगे भी होंगे? फिर एक रणधीर झा क्या करेगा? कहाँ से उन खाओ पकाओ वाले, क्योंकि वो अकेले तो नहीं है खाओ पकाओ वाले, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एक इंसान आए हम वो ये कहे कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हम तुमको खिलाएंगे। क्यों आप पे लोग यकीन? आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो खाओ पकाओ का कल्चर है, कोई इट टेक्स 2 टू टैंगो, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ से ताली बजती है। तो खाओ पकाओ जो लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि व्यवस्था भी धीरे धीरे ऐसी बन गई है। दूसरी बात, लोगों के पास ऑप्शंस कहाँ होते हैं? आपको 2 चोर में से अगर एक चोर चुनना है तो आपको जो कम चोर होगा उसको चुनेंगे। तो वही बात है, पीपल लैक ऑप्शंस। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। जिस जगह पे आप अगर पॉलिटिकल स्टडी करेंगे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रकार के शहरों का, जिस जगह पे लोगों के पास अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध रहे हैं, वहां धन बल हार गया है। एक बात और बताता हूं आपको, बड़े पते की बात है। बिहार में आज तक कोई भी ऐसा मेयर नहीं बना जिसने 6 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ खर्चा किया। जो सबसे एक्सपेंसिव किसी ने 10 करोड़ एक्सपेंस किया वो 6ठे नंबर पर आया। ये बिहार का रिकॉर्ड है। तो हम लोग कहते हैं कि जनता ऐसी है, पागल है, बात ठीक है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। पब्लिक को सब समझ में आता है। अब दिक्कत यह है कि आप उसी में से चुनेंगे जो आपके पास उपलब्ध है, तो उसमें से वो अपने हिसाब से बदल बदल के चुनने का प्रयास करते हैं। अब सब वही खाओ पकाओ वाले लोग निकलते हैं। तो वही मैंने कहा कि मैं नॉन पॉलिटिकल कल्चर का हूँ, मेरी कोई ऐसी बीमारी लगी नहीं है खाओ पकाओ वाली, और मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ही दूसरा है, मैं ड्राइव कहीं और से होता हूँ। मुझे लगता है कि 5 साल में अगर मैं अपने शहर को खूबसूरत बना पाया, जो अभी 8th 9th में लड़के पढ़ रहे हैं, वो जब 5 साल के बाद +2 पास करके ग्रेजुएशन में जाएं और उनका मन न करे बाहर शहर जाने का, उनको लगे कि नहीं मधुबनी बहुत खूबसूरत शहर है, आई विल बी सक्सेसफुल, मेरी जो सोच है वो सफल होगी। मतलब ये कि जैसे हम बच्चे थे, हम लोग सोचते थे कि चलो यार पटना घूम आते हैं, हाँ। नहीं घूमा है, दरभंगा देख आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, हमें लगता है मधुबनी शहर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि दरभंगा जाते, तारामंडल घूम आते, पटना जाते, पटना में जाकर के सिटी देखते, शहर देखते। तो आप जो सोच रहे हैं कि हम मधुबनी को उस तरह से डेवलप करें कि हमारा शहर ऐसा हो जाए कि गांव के लोग जब हमारे शहर में आए तो वो सोचे कि यार मुझे दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बात ये उठता है कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, आपने बताया कि मधुबनी की जनता या फिर हमारे आसपास की जो जनता है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो अब इस चीज़ की आदी हो गई है? अब जैसे बात करें कि कोई योजना है, मान लीजिए कि आवास योजना है या फिर शौचालय को लेकर के जो पैसा गवर्नमेंट देता है, अगर 12,000 रुपया दे रहा है तो लोग दिमाग में ये सोच चुके हुए हैं कि यार अगर 12,000 रुपया दे रहा है तो 10,000 मेरा है, 2,000 सामने वाले का है। उसके दिमाग में उसको देने में कोई अफसोस भी अब नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह की मेंटेलिटी हो गई है। आवास योजना है, पहला किस्त आ रहा है 50,000 75,000 हमको देना है, वो उन्होंने सोच लिया है, उनके दिमाग में ये बात सेट है। अब वो जो सोच है पब्लिक की, आपको उसको भी तोड़ना है। धन बल की अगर बात करें, आपको धन बल से भी लड़ना है। अगर बात करें वोटिंग की, वोटिंग से पहले बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं और अक्सर ये बातें रही है मार्केट में कि लोग पैसा बांट रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से एक अकेला रणधीर किस तरह से लड़ाई लड़ेगा? नहीं देखिए, लोग उसका तो खैर आपने सही कहा, लोग ऐसा बोल रहे हैं और उसका एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। आज तक तो मैंने कभी राजनीति की नहीं, वोटर ही रहा हूँ। पहली बार वोट मांगने जा रहा हूँ, लेकिन गालियाँ मुझे भी पड़ती हैं। लोग तो सुनाते हैं कि सब आदमी ऐसे ही बोलता है। मतलब 100 लोगों से बात करता हूँ, उसमें 2 3 4 तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही गुस्से में होते हैं, जिनको लगता है कि भैया सब ठगने आता है, तो उसके गुस्से को भी झेलना पड़ता है। हाथ जोड़ के बोलते हैं यार मैं तो इस धंधे में था ही नहीं, मैंने तो कभी आपसे वोट मांगा ही नहीं, मैं तो पहली बार मांग रहा हूँ। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल एक कल्चर बन गया है और कल्चर में लोग अब ये समझने लगे हैं कि हमारे पास तो वोट लेने के लिए अच्छे लोग आएंगे नहीं, जो आएंगे वो चोर बनोली आएगा।
और ये हमसे लेगा ही, तो चलो चुनाव से पहले इससे जो फ़ायदा ले सकते हैं ले लो, क्योंकि चुनाव के बाद तो वैसे भी इसको दर्शन नहीं देना है। अगर कोई योजना करेगा तो उसमें से पैसे मांगेगा। अब बात यह है कि लोगों में वैसे तो जागरूकता है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस हमारे, अनफॉर्चुनेटली बिहार में, पर्टिकुलरली हमारे मिथिलांचल में क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है। उसका कारण यह है कि जैसे आपकी फैमिली हुई, हमारी फैमिली हुई, कौन मिडिल क्लास है ऐसा जो अपने बच्चे को नेता बनाना चाहता है? आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शक्ति जो है वो पॉलिटिशियंस के पास है, पॉलिटिकल पावर के पास है, ब्यूरोक्रेसी से ऊपर है वो। उसके बावजूद आप अपने बच्चे को राजनीति में नहीं डालने देना चाहते हैं। क्यों? एक तो हाई रिस्क है, जीता नहीं, हार गया तो कितना दिन संघर्ष करेगा। और दैट कंपेल्स कि बेटे को हम आंख मूंद के इंजीनियर बनाते जा रहे हैं, भले उसको उसमें क्रेडिट कार्ड बेचना पड़े, नौकरी ना मिले, बेरोजगार रहे, लेकिन हम इंजीनियर बनाते जा रहे हैं। हम फ्री में, हम रद्दी मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन दिलवाते जा रहे हैं, कुछ भी करके। हम मतलब कहीं पे एक खोखा खोल लेगा डॉक्टर का, तो वो उसको उसकी अच्छी लाइफ होगी। कहने का मतलब पॉलिटिक्स कैन बी ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन। ये मिडिल क्लास देखता नहीं है। अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो राजनीति बदलेगी सारी नहीं। बात पैसे की हो जाती है ना, कि पैसा नहीं है तो कहाँ से चुनाव लड़ा देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी अब जैसे पैसे की बात हो रही है, दो एक्सट्रीम है। आप मीडिया हैं, आप दोनों एक्सट्रीम को कवर कर रहे हैं। आप एक उस एक्सट्रीम पे भी जाते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि 5-6 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं, और आने वाले चुनाव में तो 2-3-4 करोड़ और ऐड कर लीजिए का बजट होगा। 10 करोड़ का बजट है, और 10 करोड़ का 1 लाख कितना परसेंट होता है? 1% होता है। 1% पे मैं लड़ रहा हूँ, मेरा 1 लाख रुपया खर्चा नहीं हुआ है अभी। और मुझे नहीं लगता है कि रणधीर झा को मधुबनी में बिल्कुल उतने कम लोग जानते हैं जितने 10 करोड़ खर्च करने वाले को जानते हैं। नहीं समझे? उन्होंने जितनी छवि बनाई है उतनी छवि मैंने 1 लाख रुपए में बनाई है। अब अगर मेरा चुनावी निवेश नहीं है, मैं लोगों तक ये सक्सेसफुली बताने में कामयाब हो जाता हूँ, देखो भाई मुझसे पैसे मत मांगो, मैं खर्चा नहीं कर सकता हूँ। मैं खर्चा नहीं करूंगा तो मैं मजबूत रहूंगा। आप समझिए, आप पैसा अगर इलेक्शन में खर्च करते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। कहाँ? ब्यूरोक्रेसी के सामने। आपके पास प्रेशर होता है कि यार मैं बाजार से पैसा लेके कैसे भी करके मैंने चुनाव लड़ा है, तो मुझे तो उसको वापस भी करना है। 10 आदमी से मैंने अगर उपकार लिया है तो उसको उपकृत भी करना है। तो इसके चलते फिर आप ठेकेदारी निकलवाएंगे, जल्दी से प्रोजेक्ट करो, जल्दी से नाला बनवाओ, और इस जल्दीबाजी में फिर काम भी खराब होता है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो समझ रही है, आपकी जो कार्यपालिका है जिसका काम है आपके सामने आपका काम करना, वो समझ जाती है ये तो गए, ये तो 10 करोड़ खर्च करके आ रहे हैं, ये हमको ऑर्डर क्या देंगे, इनकी तो खुद की लगी पड़ी होगी, ये तो आके अपना वसूली करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वो आपके नेता को भी कमज़ोर बना देता है। तो आप एक कल्चर देखेंगे कि एसडीओ, कलेक्टर, एसपी के सामने आजकल के एमपी, एमएलए, मेयर, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये लोग हाथ जोड़ के सर करते रहते हैं, जबकि होना चाहिए ठीक उसके उल्टा। तो वो तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ सर। मैं इज्जत देने वाला हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, सब भारत के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, यूपीएससी करके आते हैं। लेकिन मैं ऐसे सर तो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं तो मालिक का रिप्रेजेंटेटिव रहूंगा। जनता मालिक है इस देश में, डेमोक्रेसी है। मैं मजबूत तभी रहूंगा जब मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा। मैं वो जब कहेंगे कि ठेकेदारी निकालिए तो मैं पूछूंगा कि भैया इसमें क्या क्या है, क्या गुझोल है, क्या लोचा है। तो जनता का ही पैसा है, कहीं पैसा बाहर से नहीं बरसता है। हमारे और आपके टैक्स का ही पैसा है जो हमारे नगर निकाय में आता है या स्टेट में आता है। और जनता के पैसे की अगर लूट होनी शुरू हो जाए तो नुकसान भी जनता को ही होता है। तो ये बात पब्लिक को समझाने का काम मैं करता हूँ कि न्यायोचित खर्चा होना चाहिए, सही खर्चा होना चाहिए। अगर कहीं कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। एक बार अगर कहीं रोड बन जाए तो 15-20 साल के लिए बनाओ ना यार, बार बार उसी सड़क में रोड नाला बना रहे हो, उसी नाले के ऊपर नाला बना रहे हो, नहीं कहने का मतलब। सो मैं मजबूत तब रहता हूँ जब मैं हल्का रहता हूँ, मेरे ऊपर पैसा खर्चा नहीं होता है, और ये मुझे मेरी जनता ही कर सकती है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर घर से घर जा रहा हूँ, ऐसे हाथ हिलाने वाला पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। 50 चमचे ढोल बजा के जा रहे हैं, नगाड़े पीट रहे हैं, और मैं ऐसे हाथ जोड़ करके जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आ गया, कहाँ का विष्णु भगवान, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रीच इन एवरी हाउस होल्ड, चाहे गरीब हो, अमीर हो, प्रोफेसर साहब हों, बैंकर्स हों, खेत में काम करने वाला हो, दलित हो, सफाई कर्मचारी हो, मैं सबके घर में जाके, कोई सोफ़ा देता है, कोई नीचे में बैठा होता है तो मैं नीचे में बैठता हूँ, कोई गद्दे पे बैठा होता है तो मुझे गद्दे पे बिठाता है तो मैं गद्दे पे बैठता हूँ। बट मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ अपने लोगों को, जो जनता है यहाँ की, और जब मैं समझूंगा तभी मैं उनके हिसाब से उनका सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो ये बात है, जब भी कोई भी बात आप जब तक समझ नहीं जाते हैं तब तक आपको उसका समाधान नहीं मिलता है। मधुबनी के लोगों को समझने का मेरा यात्रा जो है वो जारी है।
ये चोर बनो लोग नहीं होते हैं। लोग शिकार हैं ऑप्शन लेसनेस का। लोगों के पास ऑप्शन ही बहुत कम है अच्छे लोगों का। अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो लोग चोर बेईमान के पीछे नहीं जाएंगे, मेरा विश्वास है। देखिए हमारे यहाँ तो समस्या है, समस्या इतनी है कि हम राज ही अलग मांग रहे हैं। तो समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपने पॉलिटिशियन से इतने नाखुश हैं, हमारी जनता इतनी नाखुश है कि हम लोग यही वजह है कि हम दूसरे राज्य की भी मांग कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि उसकी साफ वजह ये लोग यही बताते हैं कि भाई हमारा काम नहीं करता, हमारा पॉलिटिशियन ऐसा है, हमारा पॉलिटिशियन वैसा है, कोई काम नहीं होता है। आप ऐसे में सोच रहे हैं कि इस तरह काम करेंगे, यहाँ आप डेवलप के बारे में सोच रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपका एक पोस्ट देखा था शायद सोशल मीडिया पे, उस पर आपने लिखा था कि अपने बेटे को चुनाव लड़ने के लिए आपने आम जनता को एक UPI ID दिया है, और आपका एक वेबसाइट है randhirformadhubani.com शायद, उस पर आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं। बिल्कुल। मुझे पहला कैंडिडेट लगता है, 28 कैंडिडेट है, उसमें एक कैंडिडेट है जो जनता से पैसा मांग रहा है। बिल्कुल। जनता ने दिया नहीं, पैसे अभी हम लोगों ने, बहुत लोगों ने दिए हैं, और अभी फिर उसको हम लोगों ने थोड़ा सा विड्रॉ किया। बहुत लोगों को मना कर दिया कि भी मत करिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले हो गया था। हम लोगों ने कुछ कैंपेन दिमाग में सोचा था, अभी फिर से करेंगे। मैं खर्च ही नहीं कर रहा हूँ, तो जब मेरे खर्च तो दे रहा है जनता, दे रहे हैं जनता बहुत, और आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब जो मधुबनी के नहीं है वो भी दे रहे हैं। अच्छा। एक अगेन आई विल कम, एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने मुझे 1001 रुपया दिया, और वो मधुबनी की नहीं है। नहीं समझे? वो चाहते मैक्सिमम किसी ने कितना दिया? 5000 के। 5000 हाँ, मैं देखिए, मैंने एक शर्त ही रखा है। नहीं, जैसे देखिए है क्या कि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सच्चाई है इस बात में कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो लोगों को वोट देने के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल। एक वोट के लिए 500 का नोट धरा देते हैं। ये एक बहुत कह सकते हैं एक बहुत ही गलत बात है, एक बहुत डार्क हकीकत है, लेकिन ये एक सच्चाई है। ऐसे में आपको कोई 5000 रुपये दे रहा है, मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ऐसी बात होगी कि दे रहा है। लेकिन मैं इसीलिए ये जानना चाह रहा था कि आपको पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इससे मैं थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकूं कि चलो भाई, लोग ऐसे भी हैं जो वाकई पैसा दे करके भी नेता चुनना चाहता है। क्या इसके पीछे जो वजह है ये वही है जो ख्वाब आप लोगों को बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे? नहीं, उसके पीछे का वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि नगर निकाय मधुबनी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है, मधुबनी सबकी है, हम सबकी है, हम सबका घर है। नगर निकाय मधुबनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार एक संस्था है। नगर निकाय भी मेरा नहीं है, सबका है। बिल्कुल। नगर निकाय चलाने की जिम्मेदारी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, वार्ड कमिश्नर, डिप्टी मेयर और मेयर की। ये मेयर भी पब्लिक ने चुना है जी। तो जब सब कुछ पब्लिक का है, मैं मजबूत तब हो जाता हूँ जब मैं चुनाव भी पब्लिक की मदद से लड़ूँ, अपना इन्वेस्टमेंट ना करूँ। क्योंकि कोई कितना भी ईमानदार हो, अगर मैं अपने घर से पैसे लगाऊंगा, मैं ज़मीन बेच के पैसे लगाऊंगा, कर्जा लेके पैसे लगाऊंगा, बैंक तोड़ के पैसे लगाऊंगा, तो मैं पहले अपना रिकवर करूंगा कि जितने मुझे लगे हैं पहले मैं वापस ले लूं। तो एक बहुत बड़ा जो पीरियड है वो अपने पैसे के रिकवरी में चला जाता है। अब ये जो बोल रहे हैं 3 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ वाले जो कैंडिडेट हैं, ये अगर धन्ना सेठ और दानवीर कर्ण भी हों तो ये चलिए ज़्यादा नहीं कमाएंगे तो 8 करोड़ लगाएंगे तो कम से कम अपना 8 करोड़ तो वापस करेंगे। और इस 8 करोड़ को वापस लेने के चक्कर में उनका 2 साल 3 साल चला जाएगा। नॉनसेंस प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे तैसे करके रिकवरी करेंगे। फिर मैंने बोला ना कि वो जो स्पेस होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए कि यार ऐसे नहीं, हमको ऐसे चलना चाहिए, इस शहर में ये नहीं ऐसे होना चाहिए। उसका तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप तो जल्दीबाजी में हैं क्योंकि आपने पैसे लगा दिए हैं। प्रतिदिन के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपके सर पे प्रेशर है कि आपको पैसा वापस कमाना है। मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं करना। आपका निगम है, आपका शहर है, और इस शहर में जो प्रॉब्लम है वो सब हम लोगों का समस्या है। तो हम लोगों की समस्या को मिलकर सॉल्व करते हैं, मिलकर सॉल्व करते हैं। मेयर भी आपका ही होगा। आप मुझे गाली दें, आप मुझे आके गुस्सा करें, मुझसे अपनी शहर की शिकायत करें, वो सब तब होगा जब आपके ही सारी शक्ति से मैं लड़ूं। और सभी शक्ति में एक शक्ति धन शक्ति भी है। तो मैं निवेश नहीं करना चाहता हूं मैं। और जिस हिसाब से चुनाव का स्केल हो गया है, आप देख रहे हैं अश्लीलता के सबसे अंतिम स्तर पर है। लोकसभा में भी ऐसी अश्लीलता नहीं होती है जितना एक छोटे से इस चुनाव में नगर निगम में हो रही है। तो मैंने कहा इस अश्लील चुनाव का मैं हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन आप अगर मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे, आपका अगर आर्थिक शक्ति मुझे भी मिलेगी, तो उससे 2 चीज़ होगी। एक तो आपके पैसे होंगे, और दूसरी बात एक मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, तभी तो पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो एक ड्राइव किया, और अभी मैंने फिर बीच में स्टॉप कर दिया था। अब स्टार्ट करूंगा दोबारा से, क्योंकि फिर सिंबल बीच में नहीं मिला था तो मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया था, नाम वाम वापस नहीं लिया था। तो विल अगेन बिगिन उसमें कुछ पैसे आ गए हमारे पास। तो मैंने 2 कमिटमेंट किया है कि जो भी पैसे आएंगे
उसमें जो भी देने वाले हैं और कितना दिया, 100 रुपये भी किसी ने दिए, किसी ने 500 स्टूडेंट है 501 रुपये भी दिया। तो जो भी पैसे आएंगे मैं उसका हिसाब रखूंगा। चुनाव में मैंने किस मद में कहाँ खर्चा किया, क्योंकि मैं शराब नहीं पिला रहा हूँ किसी को, इलीगल एक्सपेंस नहीं है मेरा, मैं कोई प्रचार की सामग्री खरीद रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, तो वो सब का मैं हिसाब रखूंगा। उसके बाद या तो घट जाएगा तो मैं थोड़ा अपना लगाऊंगा, और अगर ज़्यादा पैसा बच जाता है तो पैसा रिटर्न तो हम नहीं कर सकते, तो हम सबको बता के कहेंगे चलिए 10 लाख आपने दिए, 2 लाख बच गया, इस 2 लाख का मैं मधुबनी में ये काम कर देता हूँ। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि लोग अगर मुझे पैसे देते हैं तो उस पैसे से मैं चुनाव लड़ूंगा और पब्लिक का मेयर बन के रहूँगा, बजाय इसके कि अपने घर का या नगर निगम के ऑफिस का मेयर बनूंगा जो सिर्फ अपनी भलाई सोचता है। ये बात क्या आप, अगर मान लीजिए जनता आपको मेयर चुनती है, तो वो कौन से काम है जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले करें? ये सवाल आपसे बहुत दफ़ा लोगों ने पूछा होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तमाम कैंडिडेट ने दावा किया है, बहुत सारे कैंडिडेट के पास मैं गया हूँ, वहाँ अगर अभी हालात ऐसे हैं कि अगर कोई ये कह दे कि मुझे ताजमहल चाहिए तो कोई ये भी कह दे कि ठीक है मैं बनवा दूंगा। नहीं, हकीकत है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी काम करना चाहता है, कुछ भी करने को कर सकता है। कुछ लोग बस स्टैंड सही करवा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे काम को भी सही करवा रहे हैं जो उनके कार्यकाल में संभव ही नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है उनके अधिकार में। आपके अधिकार में जो कुछ काम है, शहर में पानी की कमी है, शहर में नाला नहीं है, और भी बहुत सारी समस्या हैं, आप उन समस्याओं के बारे में ज़रा हमें समझाइए कि जिसे करने से आपको लगता है कि उन 5 काम को अगर आप कर लेते हैं तो नगर निगम की लगभग समस्या खत्म हो जाएगी। 5 नहीं, सिर्फ एक काम करना है। हॉस्पिटल अगर ख़राब है, इस अस्पताल की अगर स्थिति बहुत ख़राब है, तो मरीज को चाहे सर्दी हो वो फिर भी ठीक नहीं होगा, उसको कैंसर हो फिर भी ठीक नहीं होगा। मधुबनी बीमार है, मधुबनी शहर बहुत ही सीवियरली बीमार है, और इसका इलाज करने का जो अस्पताल है, जिसके पास इसका समाधान है, दवाई है, सब कुछ है, वो अस्पताल है नगर निगम। दुर्भाग्य से नगर निगम खुद बीमार हो गई है, नगर परिषद बीमार है, उसको काम करना नहीं आता है, डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। राम भरोसे हिंदू होटल जैसे कहते हैं चलना, एक कहावत है, वैसे ही राम भरोसे चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। कोई माँ बाप नहीं है, चोर उचक्के आते हैं, नगर निगम चला के चले जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो बाहर के लोग आते हैं उनको क्या मतलब रहेगा? यहाँ के स्थानीय लोग दबाव न दें कि आप मुझे बताइए ये काम करना है, ये काम करना है, वो तो अपना 2 साल की नौकरी करेंगे और अपना शांति से चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो सभी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि जो जिम्मेदार संस्था है, जिसका काम है मधुबनी का देखभाल करना, मधुबनी के समस्याओं को एडवांस में सोचना, प्लान करना, उसको समय पर एग्जीक्यूट करना, वो संस्था ही बीमार हो गई है। तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि एक नगर निगम एक डायनामिक, मजबूत, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बने। अगर नगर निगम, रणधीर झा को काम नहीं करना है, किसी वार्ड कमिश्नर को और डिप्टी मेयर को काम नहीं करना है, काम संस्था को करना है। एक प्लेयर मैच नहीं जिताती है, पूरा टीम मिलके मैच जिताता है। तो अगर टीम मजबूत है तो आप जीत जाते हैं। तो नगर निगम एज अ यूनिट हमको स्ट्रांग करना है। नगर निगम अगर स्वस्थ हो जाती है, उसको काम करने के पटरी पर वापस आ जाती है, बिना राजनीतिक दबाव में आए, बिना किसी लॉबी के दबाव में आए, बिना किसी प्रॉपर्टी डीलर्स की जो बहुत ही खतरनाक लॉबी है, किसी को भी खरीद लेंगे ये लोग, अगर कहते हैं भगवान को भी खरीद लेंगे, अगर पैसे से खरीदने की बात हो तो बिना लॉबी, बिना प्रेशर में आए अपने लक्ष्य पर अगर काम करना हमारे नगर निगम संस्था ने सीख लिया तो फिर पानी, ट्रैफिक, भविष्य का योजना सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक ही लक्ष्य है, यस, एक ही लक्ष्य है। सिस्टम अगर दुरुस्त हो जाता है, हमारा नगर निगम अगर मजबूत हो जाता है, काम करना सीख जाता है, फिर लोगों को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका देखेंगे धीरे धीरे समस्या ठीक हो रहा है। चलिए, तो ये हमारे साथ रणधीर जी थे, इन्होंने अपनी तमाम बातें बता दी है। आखिर में इनसे एक सवाल जो हम जानना चाहेंगे वो ये कि चूँकि मधुबनी में तमाम जो कह सकते हैं राजनेता है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 28 प्रत्याशी हैं, वो ये दावा करते हैं कि कोई ये कहता है कि मेरे पास 70% वोटर है, 30 में लड़ाई है, कोई कहता है कि 80 है, कोई कहता है 90 है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितने हैं और आपकी लड़ाई कितने से है? मुझे नहीं पता है, मैं न ही ज्योतिष हूँ, न ही मैं हकीम हूँ, नीम हकीम हूँ, मैं ना मेरे पास काला जादू, बंगाली जादू आता है। मैं अपनी बात लोगों को बोलता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ, और ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो जो भी अपना फैसला लें वो लेंगे। किसको कंपटीटर मानते हैं कम से कम, ये तो बताइए। देखिए, ये पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है। अगर विचारधारा का चुनाव होता, XYZ पार्टी लड़ती,
तो कह सकते थे कि इस पार्टी का समर्थन ज़्यादा है, इस पार्टी का समर्थन कम है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें शहर के ही विभिन्न कोने के लोग लड़ रहे हैं, तो हर आदमी अपने अपने कोने में, अपने अपने सामाजिक ग्रुप में मजबूत है, अपने अपने धंधे में मजबूत है, अपने अपने लॉबी में मजबूत है। लेकिन अगर समग्रता से देखें कि मधुबनी की जनता क्या सोच रही है, तो मधुबनी की जनता अभी कुछ नहीं सोच रही है। मधुबनी की जनता अभी सुन रही है, मधुबनी की जनता अभी देख रही है। वो फैसला करेगी 9 तारीख को, और वो जो भी फैसला करेगी डेमोक्रेसी के फंडामेंटल रूल के हिसाब से हम सबको स्वीकार्य होगा। अभी हम सब इस सर्कस में जोकर हैं जो नाच दिखा रहे हैं और अपने जनता मालिक को खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उनको किसने ज़्यादा खुश किया, किस पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो 9 तारीख को बताएंगे। जिनको लगता है कि 80% है, 90% है, उनको पता लग जाएगा। क्या चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो बड़ा अच्छा है, उम्मीद का दिया। मैं कहता हूँ कि मधुबनी, बहुत लोग कहते हैं नकारात्मक रूप से कि नहीं यार ये शहर ठीक नहीं हो सकता, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, तो मैं बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, उम्मीद रहती है मुझे, होपफुल आदमी हूँ। तो अपने शहर की बेहतरी की उम्मीद का दिया मेरा चुनावी चिन्ह है, दिया छाप। और मुझे लगता है कि लोग इसको पसंद करेंगे, रोशनी जलाएंगे, जोत से जोत जलाते चलो। चलिए, तो ये हमारे साथ रणधीर जी थे, इनसे तमाम बातचीत हुई है। इन्होंने साफ साफ ये बात बताई है कि आखिर इनका क्या कुछ विज़न है। लोग की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, वो खुद बेहतर जानते हैं, और हकीकत यही है कि अभी चुनाव में वक्त है, 9 तारीख को चुनाव होना है, और अभी भी इतने दिन तो हैं कि आराम से अभी जनता जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनको जज करेगी, उनको जांचेगी, परखेगी। अभी इस बात का दावा कर देना कि चुनाव मैं जीत रहा हूं या चुनाव वो जीत रहे हैं, ये कतई सही नहीं होगा, क्योंकि इसका फ़ैसला तो 9 तारीख को ही होना है, और वो तभी होगा जब सामने ईवीएम होगा और वहाँ पर बटन दबाया जाएगा। उसके बाद ही इस बात की कोई हकीकत कहानी लिखी जा सकती है कि कौन इस खेल का विजेता है और कौन चुनाव हार रहा है। रही बात अलग अलग प्रत्याशियों से बात करने की और रणधीर जी से बात करने की, तो एक चीज़ जो साफ कही जा सकती है वो ये कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके इस शहर में आया है। इसलिए आया है कि इस शहर को बदल सके, इस शहर को बेहतरीन बना सके, इस शहर की जो कह सकते हैं खूबसूरती को ख़त्म की गई है उसे एक दफ़ा फिर से खूबसूरत बनाया जा सके। और जो कुछ भी विज़न है वो आप तमाम लोगों के सामने है। अब चूँकि ये चुनाव सिर्फ़ और सिर्फ आपका है कि आप किसे वोट करेंगे, जनता आप हैं, आपको चुनाव करना है, इसलिए बेहतर चुनाव करिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको इस बात का पछतावा रह जाए कि काश के उसे चुन लिया होता या काश के उसे चुन लिया होता। तो ये फैसला आपके पास है। ये थे हमारे साथ रणधीर झा। आगे फिर मिलेंगे किसी नए उम्मीदवार के साथ। आपके पास आपकी बात को रखेंगे, उनकी बात को रखेंगे, ताकि आप सही चयन कर सकें। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।